हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस सेट 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की पोम नहीं है? ए लंदन 1802, बी सिमोनली, सी द सोलिटरी रीपर एंड डी लंदन। प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग ए दिया हुआ है उन्होंने लंदन 1802, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी लंदन। जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ रहे हैं सभी में थोड़ा बहुत मिस्टेक निकल ही जाता है, तो हमें खुद से देखना है कि क्या हम उन मिस्टेक को पहचान पा रहे हैं, और अगर हम उन मिस्टेक को पकड़ सकते हैं तो इट मीन्स हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। देन क्वेश्चन नंबर 2, What weapon of God defeated the devils according to Satan? Satan के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा वेपन है गॉड का जो डेविल्स को जिसने डिफीट किया है? ए स्पेयर, बी थंडर, सी स्वॉर्ड एंड डी नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी थंडर। क्वेश्चन नंबर 3, माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, हु सेड? ये किसने कहा है कि हमारा माइंड ही होता है जो हेवन स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है? मीन्स हेवन और हेल कुछ नहीं होता, हमारा माइंड जिसको जैसे एक्सेप्ट करता है वो वही होता है। हमारे माइंड से ही हेवन को हेल बनाया जा सकता है और हेल को हेवन। ए मिल्टन, बी बिल्जाबब, सी सैटन एंड डी मैमोन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी सैटन। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट? इमिनेंट का हमें करेक्ट मीनिंग बताना है यहाँ पे। ए फेमस, बी क्राफ्टी, सी नियर एट हैंड एंड डी रेयर। इमिनेंट का करेक्ट जो मीनिंग है दैट इज सी नियर एट हैंड। देन फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सब्टिलिटी, इसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है, मीन्स सिनोनिम बताना है। ए स्किलफुल, बी बुलनेस, सी सेंटिमेंटल एंड डी सर्टेनली। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्किलफुलनेस। देन क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड कैमरेडरी मीन्स फीलिंग ऑफ एनवी, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड फीलिंग ऑफ एनमिटी। इसका करेक्ट आंसर फाइंड करना है। दैट इज सी फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। देन क्वेश्चन नंबर 7, डिप्रेडेशन। इसका जो सिनोनिम होगा ऑप्शंस आर ए डिसअप्रूवल, बी डिक्रीज इन वैल्यू, सी वार्डिंग ऑफ एंड डी प्लंडरिंग। Question number 7, the correct answer will be D, plundering. Then question number 8, the synonym for inbred. अब हमें inbred का यहाँ synonym बताना है। ऑप्शन A unfeeling, B yearly, C clever and D inborn. Question number 8, correct answer is D, inborn. Question number 9, ड्यूरिंग द एज ऑफ मिल्टन ड्रामा वाज। मिल्टन के टाइम पे ड्रामा क्या था? ए रिफ्यूज बाय द पीपल, बी डेवलप्ड टू द पीक, सी डेक्लाइंड एंड डी मेकिंग ग्रेजुअल प्रोग्रेस टू एनब्रिच द स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर विल बी सी डेक्लाइंड। देन क्वेश्चन नंबर 10, you dash better his permission. A seeking, B seek, C to seek and D to have sought. Question number 10, correct answer will be B seek. Then question number 11, she was seen dash the house. Enter, entered, having entered or entering. क्वेश्चन नंबर 11 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी एंटरिंग। सी वाज सीन एंटरिंग द हाउस, उसको हाउस में एंटर करते हुए देखा गया। ये हमारा पार्टिसिपल है।
Then question number 12. Tigers is a dangerous sport. So A, to be hunting, a hunt of, or having hunt. So question number 12, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, हंटिंग टाइगर्स टू बी अ डेंजरस स्पोर्ट. देन क्वेश्चन नंबर 13. हु रोट अ कलेक्शन ऑफ 2 पोम अंडर द कलेक्टिव टाइटल कोरियोलेन. सो किसने कलेक्शन लिखा था 2 पोम का और एक कलेक्टिव जो टाइटल है कोरियोलेन उसके थ्रू. तो ए, टी.एस. इलियट, बी, एडवर्ड डाउडेन, सी, जॉन ड्राइडन एंड डी, विल्सन नाइट. So question number 13, the correct answer is A, T.S. Eliot. Question number 14, which character admired gold most in Paradise Lost book first. So Paradise Lost की book first में किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड को एडमायर किया है. So बेलियाल, मैमोन, मोलोच और none of them. So question number 14, correct answer is B, मैमोन. देन क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें वॉइस चेंज करनी है, मीन्स एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव. सो ए, समवन में स्टील द साइकिल. सो ए, द साइकिल मे बी स्टोलन. बी, द साइकिल विल बी स्टोलन बाय अ थीफ. सी, द साइकिल विल बी स्टोलन. एंड डी, आर देयर मे बी स्टीलिंग द साइकिल. सो इसका करेक्ट आंसर फाइंड करना है हमें. सो इसका सीधा सा फंडा है, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मे है तो हमें मे वाला ही लेना है. तो मे या तो इसमें है या इसमें, इन दोनों में तो है ही नहीं, तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया है. अब इसमें देखिए समवन में स्टील द साइकिल, तो साइकिल को हमें यहाँ सब्जेक्ट बनाना है, तो द साइकिल यहाँ आया हुआ है, आ देयर कुछ नहीं होता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, द साइकिल मे बी स्टोलन. क्वेश्चन नंबर 16, आई एम प्लेइंग टेनिस. सो इसकी हमें वॉइस चेंज करनी है. सो टेनिस इज प्लेइंग बाय मी, आई एम बीइंग प्लेड, टेनिस इज प्लेड बाय मी और टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय मी. सो टेनिस को हमें सब्जेक्ट बनाना है. उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का पैसिव बनेगा इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. अब यहाँ देखिए कौन सा है, टेनिस एज, फिर बीइंग भी इसी में दिया हुआ है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय मी, आएगा यहाँ पे मी हो गया है, तो करेक्ट आंसर इज डी, टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय मी. देन क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स. सो ये हमारा पैसिव वॉइस में है जिसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. So we have seen several books, we have shown several books, the librarian has shown us several books, and D, the librarian has been shown several books. So librarian बुक हमें कौन शो करता है, लाइब्रेरियन करता है, ये अंडरस्टूड है. अब इसमें लाइब्रेरियन हैज बीन शोन, अब लाइब्रेरियन को तो शो नहीं किया गया, हमें इसको एक्टिव में चेंज करना है. सो लाइब्रेरियन हैज शोन अस सेवरल बुक्स. Then question number 18, the royalists in the age of Milton are also called as. जो मिल्टन की एज में रॉयलिस्ट थे उनको क्या पुकारा जाता था. ए, रिफॉर्मिस्ट, बी, कैवेलियर्स, सी, इंटेलेक्चुअलिस्ट एंड डी, ब्रिलियंट बर्ड्स. सो क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, कैवेलियर्स. देन चेंज द नरेशन. अब हमें इनको नरेशन में चेंज करना है, मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. सो ही सेड टू हिज बिलव्ड ही विल नेवर डेसर्ट ईच अदर. सो ए, ही सेड टू हिज बिलव्ड दैट दे वुड नेवर डेसर्ट ईच अदर. ही सेड टू हिज बिलव्ड दैट नेवर desert each other. Then C, he told his beloved that they shall desert each other. And D, he reminded his beloved that they will never desert each other.
So question number 19, the correct answer will be A. He said to his beloved that they would never desert each other. क्योंकि ये जो वी है हमारा, ये चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, तो उसने अपनी बिलव्ड से कहा है कि वी मीन्स ही एंड हिज बिलव्ड, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। सो दे, और विल का हमें चेंज करना है पास्ट में, तो वुड में चेंज हो जाएगा और बाकी सारा सेम रहेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 20, he said Suresh slept when he was trying to board a bus. So options are A. He said that Suresh had slept when he was trying to board a bus. B. He said that Suresh had slept when he was trying to board a bus. C. He told that Suresh had slept when he was trying to board a bus. And D. He informed that Suresh had slept when he was trying to board a bus. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ देखिए सुरेश स्लीप्ड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट में है, तो पास्ट इंडेफिनेट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। सो ही सेड दैट सुरेश हैड स्लीप्ड एंड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस, ये हम सेम रखेंगे क्योंकि ये टाइम बताने के लिए यहाँ पे कि कब वो स्लीप हुआ था। हैज वाला हमारा पहले ही चेंज हो जाएगा। देन ही टोल्ड दैट Suresh had slept when he was trying to board a bus, and he informed that Suresh had slept when he was trying to board a bus. ये सारे के सारे बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस सेट में आंसर दिया है दैट इज ए। ही सेड दैट सुरेश हैड स्लीप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। ये थर्ड वाला इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि टोल्ड हम जब लगाते हैं जब साथ में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। एंड डी, ही इन्फॉर्म्ड दैट सुरेश हैड स्लीप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन आई थिंक इसलिए नहीं किया कि उसने इन्फॉर्म करने वाला यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका जो सूटेबल आंसर है वो ए है। देन 21, शी सैड whatever Saraj does displease her mother-in-law. So option A, she says that whatever Saraj has been doing displease her mother-in-law. B, she told that whatever Saraj did displease her mother-in-law. She said that whatever Saraj did displease her mother-in-law. And D, she said that whatever Saraj does displeased her mother-in-law. सो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो 21 इसमें सी सैड, सो फर्स्ट ऑप्शन में पहले ही सी सेज दिया हुआ है, ये रॉन्ग चला गया। इसमें सी टोल्ड लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, और ऑब्जेक्ट नहीं दिए होने पे हम टोल्ड नहीं लगाते, ये भी रॉन्ग चला गया। देन सी सैड दैट वॉट एवर सरज डिड, यहाँ पे सरज डज यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। सो सरज डिड ये हमारा करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर डी में सरज डज, ये भी हमारा प्रेजेंट में, इसलिए ये भी रॉन्ग है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity. So A, The Passionate Pilgrim, B, The Rape of Lucrece, C, Venus and Adonis, and D, none of the above. So 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C, Venus and Adonis। ये 6 लाइन में है क्योंकि इसमें बाद में लेटर काउंट करेंगे तो 6 लेटर्स हैं ADONIS, तो ये 6 लाइन स्टैंजा वाला है, ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। देन यहाँ हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। सो 23 में आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बता देती हूँ। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, हेमरेज, HAEMORRHAGE, हेमरेज।
और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है, इसको अच्छे से रट्टा मार लीजिए। देन 24, इसमें भी आप चारों स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं बता देती हूँ, दैट इज सी, LIAISON। देन 25, which of the following plays depicts middle class provincial life? So A, The Merry Wives, B, A Midsummer Night's Dream, C, Antony and Cleopatra, and D, The Winter's Tale. So 25, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये पूरा यहाँ पे ऑफ विंडसर भी आना है, तो द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। देन चेंज द नरेशन। अगेन हमें इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखनी है। सो फर्स्ट इज, सो क्वेश्चन 26, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सो द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड राउंड द सन, बी, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन, एंड डी, the teacher said that the teacher asked if the earth revolves round the sun। तो इसमें जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये जो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये हमारे यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं जिसको हम कभी चेंज नहीं करते। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्ड राउंड द सन मीन्स पहले तो सन के चारों तरफ वो चक्कर लगाती थी अर्थ, लेकिन अब नहीं लगाती, तो इसका रॉन्ग सेंस जाएगा। देन द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये हमारा करेक्ट है। देन सी, द टीचर सेड अर्थ रिवॉल्विंग, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, दैट इज रॉन्ग। एंड यहाँ पे टीचर आस्क, तो आस्क नहीं है इसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही सही है। 27, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क वेल। सो ए, द टीचर टोल्ड मी what I had not done my homework well. Sorry, that I had not done my homework well. B, the teacher told that I had not done my homework well. C, the teacher told me that I had not done my homework well. And D, the teacher told that I have not done my homework well. सो क्वेश्चन 27 जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ए। अगेन यू सी, जो यू है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज बने होगा, तो यहाँ पे आई आ गया, हैव हमारा हैड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे योर हमारा जो है इसमें माई में चेंज हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देन चेंज द वॉइस। सो द हाउस विल बी बिल्ट, तो ये हमारा पैसिव में दिया हुआ है और हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सो ऑप्शन ए, वी विल गेट दिस हाउस बिल्ड, बी, वी नीड टू बिल्ड दिस हाउस, सी, वी विल बी बिल्ड दिस हाउस, एंड डी, वी शैल बिल्ड दिस हाउस। सो बहुत इजी है, यहाँ पे हमारा फ्यूचर में दिया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनेट में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, वी शैल बिल्ड दिस हाउस। यहाँ गेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीड भी नहीं आएगा, एंड वी विल बी बिल्ड, हमें बिल्ड नहीं किया जा रहा है, हाउस को बिल्ड किया जा रहा है, तो वी शैल बिल्ड दिस हाउस, करेक्ट आंसर इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 29, हाउ विल यू वॉच हिम। सो ए, हु विल बी वॉच्ड बाय हिम, बी, how will be you will be watched by whom, C, how will be watched by you, D, by whom will he be watched। सो 29 करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, दैट इज सी, हाउ विल बी वॉच्ड बाय हिम। जब यहाँ हाउ से स्टार्ट हुआ है तो हमें आंसर में भी हाउ से स्टार्ट करना है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, Who praised William Wordsworth as the poet of humanity। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। किसने वर्ड्सवर्थ की प्रेज की है उनको पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी कहकर। सो ए, जॉन केबल, बी, कोलरिज,
C. Saude, and D. Jonah Belli. So question number 30, correct answer is John Cable. Question number 31, honor and dash arise from one's own action. A. Pleasure, reputation, shame, and progress. So honor and shame अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शन। यहाँ ज़्यादातर हम ऑपोजिट ही एक्शन फिल करते हैं। यहाँ ओनर दिया हुआ है तो इसका सेम जाएगा। 32, गेटिंग एंड डैश विल वेस्ट आर पार्स। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम है, उसमें से ये लाइन ली गई है और हमें फिल करना है यहाँ क्या आएगा। सो ए क्राइंग, बी स्पेंडिंग, सी स्लीपिंग, एंड डी कैटिंग। सो आपने पोम तो पढ़ी होगी, आई थिंक याद भी होगी आपको। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आर पार्स। सो इसमें स्पेंडिंग इज करेक्ट आंसर। देन 33, देयर इज बोथ स्कैरसिटी एंड डैश इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सो ए डेफिसिट, बी अट्रैक्शन, सी प्लेंटी, एंड डी टॉलरेशन। सो 33 द करेक्ट आंसर विल बी सी प्लेंटी। अब अगेन यू सी स्कैरसिटी और यहाँ पे क्या आएगा प्लेंटी। यहाँ मोस्टली ऑपोजिट वर्ड ही फिल करते हैं हम। देन 24, शोइंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। सो रिस्पेक्ट को शो करने के लिए हम कौन सा वर्ड ज़्यादा अच्छा मतलब यहाँ पे सूट होगा वो हमें फाइंड करना है। सो ए रिस्पेक्टेबल, बी रिस्पेक्टफुल, C respective, and D reception. So question number 34, correct answer will be B respectful. Then 35, state the emphatic of I am happy. इसको हमें emphasize करना है, बढ़ा चढ़ा के जैसे बोलते हैं। तो I am happy, तो इसको कैसे बोलेंगे। A I am really happy, B I am very happy, C I am so happy, and D I am so happy. यहाँ अच्छा C I am so very happy and D I am so happy. So 35 correct answer will be B I am very happy. Then 36, in the state of his blindness with whom Milton does not compare himself. सो अपनी जो ब्लाइंडनेस की स्टेट थी उनकी, जो वो अंधे हो गए थे, तब वो किसके साथ अपने को कंपेयर नहीं करते ये हमें बताना है। सो ए ब्लाइंड थेमेसिस, बी ब्लाइंड मैनोसिक्स, सी टायरेसिस एंड फिनिक्स, एंड डी लिसिडस। इसका प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है। सो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी लिसिडस। बाकी सबके साथ वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। देन 37, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट अ सब्सटेंस। सो ए क्रिमिनल, बी डियरलिक्सन, सी ग्लैडिएटर, एंड डी एडिक्ट। सो 37 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी एडिक्ट। जो किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, उस पर पूरी तरह फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, दैट इज एडिक्ट। डी इज करेक्ट आंसर। सो 38, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। सो ए डिबैकल, बी डिरेलिक्शन, सी डिटर्मिनेशन, एंड डी डिटरेंट। So 38 correct answer will be B dereliction. Then 39, in mist or cloud or mast or shroud, purchased for Vespers 9, whilst all the night through fog smoke white glimmers the white moonshine. एक बार ये बता देती हूँ, ये वर्ड जो छूट गया है क्या है ये। यस ये ग्लिमर्ड है।
GLIMMERED, glimmered in the white moonshine. So which of the following rhymes is found these lines? So A, masculine rhyme, B, triple rhyme, C, internal rhyme, and D, none of these. So question number 39, correct answer will be C, internal rhyme. देन क्वेश्चन नंबर 40, इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है, तो आप अच्छे से देख लीजिए. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, प्रोनाउंसिएबल, PRONOUNCEABLE, प्रोनाउंसिएबल. सो प्रोनाउंसिएबल इज द करेक्ट आंसर हेयर. देन 41, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड. अब हमें इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ड्यूली, DULY. देन क्वेश्चन नंबर 42, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो. माई फादर डेस्टाइंड मी फ्रॉम. इसमें वन वर्ड मिसिंग है, वो मैं पूरा कर देती हूँ. क्या है? Yes, who remarked about his father as given below. My father destined me from my infancy. ये my है यहाँ पे. From my infancy to the study of polite literature. So A, John Milton, B, William Wordsworth, C, Alfred Lord Tennyson, and D, John Galsworthy. सो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जॉन मिल्टन. तो उन्हें बचपन से उनके फादर ने इंस्पायर किया था लिटरेचर के लिए कि वो लिटरेचर को स्टडी करें. सो 43, राम रेयरली गोज टू सिनेमा. सो हमें रेयरली बताना है इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. सो ए, रिलेटिव एडवर्ब, बी, एडवर्ब ऑफ टाइम, C, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड D, एडवर्ब ऑफ मैनर. सो इसका जो करेक्ट आंसर है C, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन 44, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट. सो इसमें नियरली हमें बताना है इसमें कौन सा एडवर्ब है. एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, सेंटेंस एडवर्ब, और D, एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो 44 करेक्ट आंसर इज A, adverb of degree. Then 45, Oswald and Lord Clifford are the characters in Wordsworth. सो हमें ये कैरेक्टर बताने हैं कौन से वर्क से लिए गए हैं. सो ए, द बोल्डरर्स, बी, द प्रेल्यूड, सी, द रेक्लूज, एंड डी, टिंटन एबे. सो 45 करेक्ट आंसर इज ए, द बोल्डरर्स. देन 46, आइडेंटिफाई द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट. अब हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन सबको पढ़ लीजिए. मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ. सो 46 करेक्ट आंसर विल बी ए, इन द बैकयार्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर्स हाउस आर द बरीड corpses ऑफ मैनी स्मॉल एनिमल्स किल्ड बाय द वाइल्ड वुल्फ. 47, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, वी कैन नॉट स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट अनलेस वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल. देन 48, वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग मी to the party tonight. So A, nothing can pull me, B, only wild horses can take me, C, everything is undecided, and D, even the wild horses cannot go. So 48 correct answer will be A, nothing can pull me. Then 49, Milton wrote Paradise Lost. So A, immediately after Shakespeare's death. So B, after King Charles II's restoration, C, during the Commonwealth period, and D, before the Commonwealth.
सो इसका करेक्ट आंसर हमें फाइंड करना है कि मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट कब लिखी थी। सो 49 करेक्ट आंसर विल बी बी, आफ्टर किंग चार्ल्स सेकंड्स रेस्टोरेशन। सो चार्ल्स सेकंड का जो रेस्टोरेशन था वो हुआ था 1660 में, और जो पैराडाइज लोस्ट इन्होंने लिखी थी वो लिखी थी इन्होंने 1667 में। तो दैट इज करेक्ट कि उन्होंने चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन के बाद में पैराडाइज लोस्ट लिखा था। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देन 50 क्वेश्चन, in which work of John Milton does the character Delilah appears? Very easy question. A. Paradise Lost, B. Paradise Regained, C. Comus and D. Samson Agonist. So इन्होंने Samson Agonist जो इनका वर्क है उसमें ये कैरेक्टर है डेलिला। सो ये इनका जो वर्क है ये आया था 1671 में पैराडाइज रिगेंड के साथ। और डेलिला कौन है यहाँ पे? सैमसन एगोनिस्ट की जो सेकंड वाइफ है उसका नाम क्या है? डेलिला है। देन 51, ही डज नॉट वर्क मच, सो मच इन द सेंटेंस इज यूज्ड। सो हमें मच बताना है इसमें सेंटेंस में, क्या है ये? ए, टू शो एम्फेसिस इन द पॉजिटिव डिग्री, देन बी, टू मॉडिफाई एडवर्ब, सी, to modify verb in a negative sentence, and D, to show the comparative. So he does not work much, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है ये हमारा, और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ब को। he does not work much, तो ये वर्क के लिए इन्होंने बोला है मच और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, टू मॉडिफाई वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस। देन 52, which of the following stanzas consist of 8 iambic pentameters with a hexameter? So A, Ottawa rima, B, terza rima, C, Spencerian stanza and D, none of these. तो हमें बताना है इसमें कौन से में 8 iambic pentameters यूज होते हैं with a hexameter. So 52 correct answer will be C, स्पेंसेरियन स्टेंजा, क्योंकि 8 आयम्बिक मीटर हैं, आयम्बिक पेंटामीटर है, उसके साथ एक हेक्सामीटर है, तो स्पेंसेरियन स्टेंजा। देन 53, ही वाज एक्यूज्ड विद मर्डर, सेंटेंस इफ नेसेसरी। सो ए, ही वाज एक्यूज्ड बाय मर्डर, बी, ही वाज एक्यूज्ड विद द मर्डर, C, he was accused of murder and D, he was accused on murder. So इसमें हमें प्रेपोजिशन देखनी है कौन सी इसमें करेक्ट जा रही है, उसी से हम करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। सो ये जो हमारा एक्यूज्ड होता है इसके साथ हम हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। सो C इज करेक्ट आंसर, एक्यूज्ड ऑफ। 54, कंप्लीट विद अ सुटेबल क्लोज। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना है। सो इफ़ ही हैड आस्क्ड मी, सो आई विल हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, एंड डी, आई हैड हेल्प्ड हिम। सो 54 करेक्ट आंसर हमें फाइंड करना है, और ये कंडीशनल सेंटेंस है। सो इसमें जहाँ भी हैड यूज करते हैं हम, इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया हमारा? पास्ट परफेक्ट हो गया। तो इफ़ के साथ एक तरफ हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, तो दूसरी तरफ हम क्या यूज करेंगे? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। देन 55, प्लीजिंग इफेक्ट्स आर समटाइम्स अचीव्ड बाय द यूज ऑफ। सो मैस्कुलाइन राइम, फेमिनाइन राइम, सी ट्रिपल राइम एंड डी इंटरनल राइम। हमें बताना है प्लीजिंग इफेक्ट्स जो होते हैं वो किसके यूज से अचीव किए जा सकते हैं। सो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंटरनल राइम। 56, हु स्पोक ऑफ मिल्टन एज आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट। तो किसने मिल्टन के बारे में ऐसा बोला है, आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट? सो ए, T.S. इलियट, बी, F.R. लेविस, सी फिलिप पुलमैन
and D. I.A. Richards. So 56. Correct answer is C. Philip Pullman. 57. A legal agreement by which a person borrows money from a bank, usually to buy a house. सो ऐसा एग्रीमेंट बताना है हमें इसमें जिसके थ्रू कोई जो पर्सन है वो मनी बोरो करता है, मीन्स उधार लेता है बैंक से, टू बाय अ हाउस, एक घर खरीदने के लिए. सो दैट इज डॉक्यूमेंट, मॉर्गेज, सी लीज एंड डी इनवॉइस. सो 57 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, मॉर्गेज. 58. A movement of part of the body to express an idea or feeling. किसी फीलिंग को, किसी आइडिया को हमें एक्सप्रेस करने के लिए जो मूवमेंट होती है हमारे बॉडी के किसी पार्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं. सो ये ऑप्शंस देख लीजिए आप, मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, जेस्चर. हम बॉडी के जेस्चर होते हैं जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज या अपनी जो फीलिंग्स है उसको शो करते हैं. देन 59. अ चाइल्ड born after the death of his father is called, very easy question, so that is D, posthumous child. 60 question. Which play was not written by William Shakespeare? इसमें से कौन सा प्ले विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है. सो 60 करेक्ट आंसर विल बी डी, हेनरी सेवंथ. बहुत ईजी. उनका जो अनफिनिश्ड वर्क है वो है हेनरी 8, और हेनरी 8 से पहले उन्होंने हेनरी 7 नहीं लिखा. इस तरह से लर्न कर सकते हैं इसको. हेनरी 8 उनका अनफिनिश्ड वर्क है जो ग्लोब थिएटर में जब आग लगी थी तब इसको प्ले किया जा रहा था, और उससे पहले आता है 8 से पहले 7, तो 7 उन्होंने नहीं लिखा. देन 61. द राइम रॉयल इज ऑल्सो नोन एज, राइम रॉयल को किस नाम से जाना जाता है. सो करेक्ट आंसर इज सी, चौसेरियन स्टैंजा. इसमें 7 लाइन्स स्टैंजा है ये. ओके इसको चौसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं क्योंकि चौसर ने ही इसको इन्वेंट किया है, इसलिए इसको चौसेरियन स्टैंजा बोलते हैं. बहुत यूज किया है चौसर ने इसको. देन 62. सिलेक्ट द वर्ड विद इट्स करेक्ट स्पेलिंग. अब इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग फाउंड आउट करनी है. सो करेक्ट आंसर विल बी डी, वैक्यूम. VACWM. इसमें देख लीजिए W आना है, VACWM. देन 63. डैक्टिलिक मीटर इज ऑल्सो नोन एज, जो डैक्टिलिक मीटर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है. असेंडिंग मीटर, डैक्टाइलिक डाईमीटर, आयम्बिक, हेप्टामीटर और फॉलिंग मीटर. सो 63 करेक्ट आंसर इज बी, डैक्टाइलिक डाईमीटर. देन 64. द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन, जो स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट है वो कहाँ से ली गई है. सो 64 करेक्ट आंसर विल बी सी, लॉज रोजालिंड. सो एज यू लाइक इट की जो हीरोइन है वो रोजालिंड है, ऐसे याद रख लीजिए. तो ये लॉज की जो रोजालिंड है वो इसका सोर्स है प्ले का. 65. Who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? So, option A, George Eliot, B, Virginia Woolf, C, Iris Murdoch, and D, Frances Burney. So 65 correct answer is B, Virginia Woolf. Then 66. According to Wordsworth, a poet must be a man possessed of more than usual organic. So A, intellect, B, sensibility, C, emotion, and D, wit. So 66 correct answer is B, sensibility. Then 67. The quatrain is a stanza of, quatrain में कितने लाइन स्टैंजा होते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन.
तो क्वाट्रेन में 4 लाइन स्टैंजा होते हैं। देन 68 चौसर इन मैनी ऑफ हिज कैंटरबरी टेल्स यूज्ड। सो चौसर ने अपने कैंटरबरी टेल्स में क्या यूज किया है वो हमें इसमें बताना है। सो ओटावा रीमा, क्विंटेन, द राइम रॉयल एंड द स्पेंसेरियन स्टैंजा। सो 68 करेक्ट आंसर इज सी, राइम रॉयल। 69 which of the Lucy poems has been described as a sublime epitaph by H.T. Coleridge। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। So the correct answer is D, a slumber did my spirit seal। That is correct answer। Then 70 question is keep up your bright sword for the। सो 70 में एक वर्ड मिसिंग है, वो मैं फिल कर देती हूँ यहाँ पे। कीप अप योर ब्राइट सोर्स फॉर द ड्यू विल रस्ट दैम। सो गुड सिग्नर, यहाँ पे W है, ये DEW। सो द अबव लाइन्स आर एड्रेस्ड बाय ओथेलो टू। ये ओथेलो के द्वारा एड्रेस की गई लाइन है और किसको एड्रेस किया है ये हमें बताना है। So A, Rodrigo and officers, B, Brabantio, Rodrigo and officers, C, the Duke of Senators and D, Montano and Cassio। So 70 का जो करेक्ट आंसर है that is B, Brabantio, Rodrigo and officers। Then 71 there is nothing that gives more courage than to see the irony of things। So where does this line appear? ये लाइन कहाँ से ली गई है? The pigeon, the roof, the skin game and windows। So 71 correct answer is A, the pigeon। 72 according to the Northrop Frye, the style which is modelled on the language, rhyme and association of ordinary speech is the। सो ये बताना है इसमें करेक्ट आंसर हमें। सो द करेक्ट आंसर विल बी B, डेमोटिक स्टाइल। Then 73 the style in which the members within a sentence or else a sequence of complete sentences are put one after the other without any expression of their connection or relations except the non-committal connective and is called। So A, periodic, B, non-periodic, C, paratactic and D, hypotactic। So 73 the correct answer will be C, paratactic। 74 जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ। जॉन एंथनी जो गाल्सवर्दी का एक प्ले है स्ट्राइव, उसमें से लिया गया कैरेक्टर है। तो ये कहाँ का चेयरमैन है ये हमें बताना है। सो द त्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, बी द ग्लोब इंडिया, सी द इंटरनेशनल एंड डी नन ऑफ दीज। So 74 correct answer is A, the Trinartha tin plate works। Then 75 which of the following statements is true about Milton's sonnet on his blindness। So on his blindness के बारे में इसमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। आप ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आंसर बताती हूँ। So the correct answer is C, Milton did not give a title to his sonnet। The title on his blindness is given by later एंथोलॉजिस्ट। सो जो बाद में किसी एंथोलॉजिस्ट ने ये टाइटल उनको दिया है, ये मिल्टन ने खुद से नहीं लिया, क्योंकि उनके खुद के बारे में ये ऑटोबायोग्राफिकल पोम थी। तो अगर वो खुद से टाइटल देते तो माई लिखते हैं यहाँ पे, ऑन माई ब्लाइंडनेस, लेकिन यहाँ हिज लिखा है, इसका मतलब ये किसी और ने उनको टाइटल दिया है। So correct answer is C here। Then 76 Life of Milton has been written by। So Life of Milton इनमें से किसने लिखा है? सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब और जॉन ड्राइडन।
So 76 correct answer is A. Samuel Johnson. 77 No one will touch him now, never again. He is safe with the gentle Jesus who says. तो ये जो स्टेटमेंट है किसने बोली है हमें बताना है. So A. Falder about Coxon. B. Coxon about Falder. C. Ruth about Falder. And D. None of these. तो ये जो स्टेटमेंट बोली है कॉक्सन ने बोली है अबाउट फाल्डर और ये गाल्सवर्दी के जस्टिस प्ले से लिया गया है. और जब फाल्डर इसमें बाद में मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो कॉक्सन ये लाइन फाल्डर के बारे में बोलता है कि नो वन विल टच हिम नाउ, अब कोई भी उसको टच नहीं करेगा, नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस, क्योंकि अब वो जेंटल जीसस के साथ सेफ है. 78 A man does not succumb like that in a moment. If he is a clean mind and habits, he is rotten. Got the eyes of a man who can't keep his hands off when there is money about. So this speech of James about, तो ये जो स्पीच है जेम्स की ये किसके लिए है यहाँ पे वो हमें बताना है. सो ए कॉक्सन, बी वॉल्टर हाउ, सी फाल्डर एंड डी नन ऑफ दीज. सो 78 का करेक्ट आंसर है सी फाल्डर. तो ये जो स्पीच है उन्होंने फाल्डर के लिए बोली है. ये गाल्सवर्दी के जस्टिस प्ले से लिया गया है. जब फाल्डर जब फोर्ज कर देता है 9 जो अमाउंट है उसको 90 बना देता है, तब जेम्स ये लाइन फाल्डर के लिए बोलता है. Then 79 Shakespeare's sonnets are in the following form. So उनकी जो सोनेट हैं वो किस फॉर्म में लिखी हैं ये हमें बताना है. So 3 quatrain and a couplet, B an octave and sestet, B C both A and B, and D none of these. So 79 the correct answer will be A 3 quatrain and a couplet. ऑक्टेव एंड सेस्टेट में तो ये हमारा पेट्रार्कन सोनेट होता है, तो ए और बी भी हमारा रोंग जाएगा, नन ऑफ दीज भी रोंग जाएगा. और जो शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम है दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तो इन्होंने क्वार्टरेन लिखे हैं और एक कपलेट है. तो ये शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम है. 80 question. Which poem of Wordsworth has the following beautiful line? So A. The poet could not be but gay in such a jocund company. ये वर्ड्सवर्थ की जो पोम से ली गई लाइन है और ये कौन सी पोम से ली गई है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. सो ये जो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड है ये किसका सब टाइटल है, ये है डैफोडिल्स का. तो ये डैफोडिल्स से ली गई लाइन है. देन 81 विच फॉर्म ऑफ सोनेट फॉल्स इनटू 2 मेन पार्ट्स, एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट. सो हमें बताना है ऑक्टेव और सेस्टेट फॉर्म में जो लिखी गई है वो कौन सी सोनेट होती है, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन और ऑल ऑफ द अबव. सो अभी से पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया था. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए पेट्रार्कन सोनेट. इसमें ऑक्टेव और सेस्टेट में ये डिवाइड होती हैं. सोनेट में हमेशा 14 लाइन्स होती हैं, तो 8 लाइन ये और 6 लाइन सेस्टेट की, तो टोटल 14 लाइन्स ये हो गई हैं. सो ऑक्टेव, ये जो ऑक्टेव है इसमें ये कोई क्वेश्चन अराइज करते हैं और 6 में उसका आंसर प्रोवाइड करते हैं. ये पेट्रार्कन सोनेट है. सो 82 द 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा राइमिंग ए बी बी सी इज कॉल्ड. अब जो 7 लाइन जो आयम्बिक पेंटामीटर की होती है वो कौन सी होती है, ओटावा रीमा, टर्जा रीमा, सोनेट और राइम रोयाल. सो 82 करेक्ट आंसर हमें बताना है दैट इज डी राइम रोयाल. ओटावा रीमा इसमें 8 लाइन होती हैं, टर्जा रीमा इसमें 3 लाइन्स होती हैं, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं और राइम रोयाल में कितनी लाइन होती हैं, 7 लाइन्स होती हैं और इसको चौसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं. देन 83 हु कंसिडर्ड पोएट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड रादर देन हार्ट. So romantic poets
एलिजाबेथन पोइट्स, न्यू क्लासिकल पोइट्स और विक्टोरियन पोइट्स। सो 83 द करेक्ट आंसर इज सी, न्यू क्लासिकल पोइट्स। देन फिल इन द गैप। सो द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जस्टिस प्ले का जो टाइटल है वो कैसा है? सटायरिकल, वैग्यू, इनएप्रोप्रिएट और आयरनिकल। सो 84 करेक्ट आंसर विल बी डी, आयरनिकल, क्योंकि इसका नाम जस्टिस है लेकिन इसमें दिखाया इनजस्टिस गया है, तो ये जो इसका जो टाइटल है दैट इज आयरनिकल, वो आयरनिकल है। सो 85 जॉन बिल्डर अपीयर्ड इन। सो जॉन बिल्डर जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले से लिया गया है गाल्सवर्दी के? अ फैमिली मैन, बी स्ट्राइफ, सी जस्टिस एंड डी द सिल्वर बॉक्स। सो 85 करेक्ट आंसर विल बी ए, अ फैमिली मैन। 86 शेक्सपियर सोनेट्स वर प्रिंटेड बाय। शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो किसने प्रिंट कराए थे ये हमें यहाँ बताना है। सो थॉमस थोरपे, इन्होंने उनके सोनेट को प्रिंटेड कराया था। देन 87 द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट बाय एक्टर्स फॉर एक्टर्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ द थेम्स एट साउथ वार्क वाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ए ग्लोब थिएटर, बी किंग्समैन, सी द थिएटर एंड डी ब्लैक फ्रायर्स। सो ऐसा फर्स्ट प्ले हाउस जो बिल्ड बाय एक्टर्स, एक्टर्स के द्वारा ही बिल्ड कराया गया, फॉर एक्टर्स, एक्टर्स के लिए ही कराया गया, दैट, और कहाँ पे ये सिचुएटेड है? ऑन द साउथ बैंक ऑफ थेम्स, थेम्स जो यहाँ रिवर का नाम है, एट साउथ वार्क। तो क्या नाम है इसका? करेक्ट आंसर इज ए, ग्लोब थिएटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 which of the following is a sequence of two phrases or clauses which are parallel in syntax but with reversal in the order of the words? So 88 correct answer will be A, chiasmus. So 89 name the literary device in which a single word stands in the same grammatical relation to two or more other words but with some alliteration in its meaning from one instance to the next. So A glitch, B jugma, C epithet and D conceit. So 89 correct answer is B, jugma. Then 90 question, the restoration period was less rich in tragedy than in A tragicomedy, B comedy, C melodrama and D tragical histories. So 90 correct answer will be B, comedy. So 91 ode on intimations of immortality from recollections of early childhood is in form of, जो ये पोम है ये कौन से फॉर्म में दी गई है? इरेगुलर ओड, होरेसियन ओड, पिंडेरिक ओड और रेगुलर ओड। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, होरेसियन ओड। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे लगता है इसका इरेगुलर ओड होना चाहिए, तो इसका आप आंसर एक बार टैली कर लीजिएगा। जो प्रैक्टिस सेट में होरेसियन ओड दिया हुआ है, मे बी मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पे, यही सही हो, लेकिन मुझे इरेगुलर ओड लग रहा है इसका, आप देख लीजिए इसको। देन 92 हु इज हैरोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस। गाल्सवर्दी का प्ले है जस्टिस, तो उसमें बताना है हैरोल्ड क्लेवर जो कैरेक्टर है वो कौन है। सो वो गवर्नमेंट काउंसिल है, ए इज करेक्ट आंसर। 93 एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। सो हु कमेंट्स इन दिस। सो गाल्सवर्दी के बारे में किसने कमेंट दिया हुआ है एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल?
जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। तो हमें बताना है इनमें से किसने दिया है ये। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, लुइस कजैमियन। 94, which of the following is a direct address either to an absent person or to an abstract or inanimate entity। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो किसको, या तो किसी इंसान को जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो उसको, या किसी एब्सेंट पर्सन को जो एड्रेस करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं। सो दैट इज एपोस्ट्रोफे। Then 95, Roman aclef is a French term which literary means। So Roman aclef जो है एक फ्रेंच टर्म है जिसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है वो हमें बताना है। A romantic novel, a work of fiction, a novel with a key, or a romantic satire। So 95, the correct answer will be C, a novel with a key। 96, द वार ऑफ रोजेज फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। सो वार ऑफ रोजेज है ये कौन सा राइटर है जिसके वर्क में जो इसको फिगर किया गया है। सो जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नोल्ड और टी.एस. इलियट। सो 96 करेक्ट आंसर इज बी, शेक्सपियर। 97, चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें हमें पंचुएशन देखना है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सो 97 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। देन 98, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्ट्स। तो अकाउंटेबल के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो हमें यहाँ फिल करना है। सो अकाउंटेबल के साथ हम टू लगाते हैं। सो अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्ट्स। देन 99, इन विच पोम हैज वर्ड्सवर्थ डेस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से वर्क में वर्ड्सवर्थ ने अपने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को दिखाया है। सो ए डैफोडिल्स, बी लाइन रिटन अबाउट टिंटन एबे, सी एन इवनिंग वॉक एंड डी द एक्सकर्सन। सो 99 करेक्ट आंसर इज बी। इसका एक क्वेश्चन यही बना कि इस पोएम में उन्होंने डिफरेंट मूड्स को दिखाया है नेचर के। फिर उनकी जो फर्स्ट विजिट है टिंटन एबे में वो हुई थी 1793 में। फिर जो सेकंड विजिट थी वो उनकी थी 1798 में, जब उन्होंने टिंटन एबे अपनी पोम लिखी। और ये जो टिंटन एबे है ये उन्होंने लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश भी कराई, और ये लिरिकल बैलेड्स की लास्ट पोम थी। जो लिरिकल बैलेड्स उन्होंने 1798 में कंप्लीट किया था उसकी लास्ट पोम थी टिंटन एबे। और फर्स्ट कौन सी थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देन 100 क्वेश्चन इज हाउ कैन आई अटोन डैश माई मिसडीड्स। सो अटोन के साथ हम कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं। सो अटोन फॉर। हाउ कैन आई अटोन फॉर माई मिसडीड्स। Then 101, people addicted dash opium cannot live long। सो एडिक्टेड के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लेते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। ये सारी फिक्स प्रेपोजिशन है जिसको हमें चेंज नहीं करना होता। सो क्वेश्चन आंसर विल बी बी 2, people addicted to opium cannot live long। Then 102, his appeal for mercy is entitled dash consideration। सो हमें बताना है entitled के साथ हम कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन यूज करेंगे। सो बी इज करेक्ट आंसर, entitled to consideration। entitled के साथ हम टू लगाते हैं। देन he was murdered so in cold blood, out of blood, about blood and from blood। सो 103 हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। सो ही वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। सो कोल्ड ब्लड यहाँ पे डेलिबरेटली होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 104, बिटवीन 1590 एंड 1593 द
theaters were frequently closed in London owing to। सो 1590 से लेकर 1593 तक जो थिएटर्स थे वो क्लोज रहे थे, उसका हमें रीजन बताना है, क्या था। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ, दैट इज ए, बबोनिक प्लेग। Then 105, the fate of the accused। So A stands by balance, B hangs in the balance, C springs on the balance, and D closes in the balance। So 105, the correct answer is B, hangs in the balance। 106, what does the idiom be all and end all mean। तो हमें यहाँ पे मीनिंग बताना है इसका। सो बी ऑल एंड ऑल, इसका हमें मीनिंग बताना है। सो ए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बी दैट विच बिगिन्स वेल, सी दैट विच एंड्स वेल, एंड डी द होल एंड सोल। सो 106 करेक्ट आंसर विल बी डी, द होल एंड सोल। 107, what does to carry something out mean। So to do something, to bear something, to continue doing something, and D to deal something। So 107, the correct answer will be A, to do something। 108, to deal in something means A, to distribute something, B, to trade in something, C, to be about something, and D, to handle something। So 108, the correct answer is B, to trade in something। 109, which of the following statements on the prelude by William Wordsworth is or are not true। अब हमें बताना है प्रेल्यूड के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। सो 109, द करेक्ट आंसर इज सी, डी इज नॉट ट्रू, इसमें से डी हमारा रॉन्ग है। सो पोम्स लाइक माइकल द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रूडन वेज, नटिंग एक्सेट्रा आर द हाईलाइट्स ऑफ द वॉल्यूम। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है और इसके अकॉर्डिंग ये ही सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं। द प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्थुमसली, बिल्कुल ठीक है। देन इन दिस, ये जो प्रेल्यूड है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में पब्लिश हुआ, पोस्थुमसली मीन्स आफ्टर डेथ। सो ये करेक्ट है क्योंकि 1850 में पब्लिश हुआ था ये। इन दिस पोम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोइट, ये भी ठीक है। द पोइट रन्स टू 14 बुक्स, द पोम रन्स टू 14 बुक्स, 14 बुक्स हैं इसमें, ये भी ठीक है। एट क्रूशियल स्टेजेज द पोइट सेलिब्रेट्स द सबलाइम नेचुरल सीनरी इन डेवलपिंग हिज स्पिरिचुअल मोरल एंड इमेजिनेटिव नेचर, ये भी ठीक है। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज डी, डी हमारा गलत है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही ठीक है। सो 110, इन अ पोम अ लाइन में बी आइदर बी एंड स्टॉप्ड और राइम्ड, ब्रोकन, एसेंटेड और रन ऑन। सो 110, करेक्ट आंसर इज डी, रन ऑन। Then 111, the pen is mightier than the sword is an example of। तो ये हमें बताना है किसका एग्जाम्पल है, तो द करेक्ट आंसर इज डी, मिटोनमी। सो ये मिटोनमी का एग्जाम्पल है क्योंकि द पेन मीन्स यहाँ पे पावर ऑफ जनरलिज्म हो गया और स्वॉर्ड का मतलब फोर्सेस हो गया, हमारी जो आर्मीज होती हैं फोर्सेस होती हैं, स्वॉर्ड का मतलब वो हो गया। तो यहाँ पे जब हम कोई किसी बात को बताने के लिए कोई दूसरा नाम यूज करते हैं तो वह मिटोनमी होता है। सो 112, एन एपिलॉग इज, तो एपिलॉग क्या है ये हमें बताना है। सो प्रीफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट इंट्रोड्यूसेस, बी सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स,
C. A piece of writing or speech that formally begins a book. And D. A piece of writing speech that bears no relation to the text at hand. So 112. B is right answer. Suffixed to a text which it sums up or extends. 113. Identify the statement that is not true among those that explain stage directions in drama. सो ड्रामा में स्टेज डायरेक्शन के बारे में इसमें कौन सा जो पॉइंट है वो रॉन्ग है, ये हमें बताना है। तो आप इन्हें ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। सो ए, स्टेज डायरेक्शन इन्फॉर्म रीडर्स हाउ टू स्टेज परफॉर्म और इमेजिन इन द प्ले, ये सही है। द प्लेस, टाइम ऑफ एक्शन, डिजाइन ऑफ द सेट एंड द टाइम्स कैरेक्टर्स, एक्शंस और टोन ऑफ वॉइस आर इंडिकेट्स बाय स्टेज डायरेक्शन, ये भी सही है। स्टेज डायरेक्शन आर ऑफन इटैलाइज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ अ प्ले इन ऑर्डर टू बी स्पोकन अलाउड, ये हमारा रॉन्ग है। और स्टेज डायरेक्शन में बी अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले बिफोर अ सीन और अटैच टू अ लाइन ऑफ डायलॉग। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज सी, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रॉन्ग बताना है, तो सी इज करेक्ट आंसर। 114. The emergence of the concept of world literature is associated with. So A. Friedrich Schiller, B. John Wolfgang von Goethe, C. John Gottfried Herder, and D. Immanuel Kant. So 114, the correct answer is C, B and C. तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है वर्ल्ड लिटरेचर, ये है जॉन वोल्फगैंग वॉन गोएथ है या गोथे है, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, एंड सी जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। तो ये दो ऑप्शन है, इनके साथ ये एसोसिएटेड है। देन 115. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रेल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज नॉट ट्रू। प्रेल्यूड के बारे में क्या स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, ये हमें बताना है। सो द प्रेल्यूड वाज पब्लिश पोस्टहुमसली, ये करेक्ट है। इन दिस पोम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट, ये तो अभी आई थिंक पहले आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। द पोम रन्स टू 14 बुक्स एट क्रूशियल स्टेजेज, नहीं, इसका इन्होंने ऑप्शन गलत दे दिया है। इन्होंने इसका जो ऑप्शन है सी दिया हुआ है, और सी तो इसमें सही है, लेकिन हमें इसमें बताना है नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा, अभी पहले ये क्वेश्चन आ चुका है जब इसका आंसर क्या था, डी था। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सी इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रेल्यूड है वो 14 बुक्स में है, और ये जो क्रूशियल स्टेजेज को बताता है किसकी, पोएट की, ये हमारा करेक्ट है। तो इसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। 115 एक बार फिर से देख लेते हैं। 115 का सी, यस यहाँ पे दिया हुआ है, ये डी इज नॉट ट्रू। सो ये हमारा ये वाला सही है। ओके। देन 116. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजिडी, इसमें से कौन सी रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है, ये हमें बतानी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, वॉलपोन। 117. व्हाट इज अ न्यूलोजिज्म। सो 117 हमें बताना है इसमें न्यूलोजिज्म क्या है। सो करेक्ट आंसर इज सी, अ वर्ड न्यूली कॉइंड और यूज्ड इन अ न्यू सेंस। न्यूलोजिज्म का मीन्स होता है कोई ऐसा वर्ड जो न्यूली कॉइंड किया गया हो, और जो किसमें, न्यूली सेंस में। देन 118. You have seen how a man was made a slave, you shall see how a slave was made a man. ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। सो 118 का करेक्ट आंसर इज सी, कायसमस। तो ये देखिए कैसे पहचानते हैं, यू हैव सीन हाउ अ मैन वाज मेड अ स्लेव,
एंड यू शैल सी हाउ अ स्लेव, यहाँ से देखिए हाउ अ स्लेव वाज मेड अ मैन, तो इसमें जो लाइन है ये हमारी रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे हाउ अ मैन वाज मेड अ स्लेव दिया हुआ है और यहाँ पे अ स्लेव वाज मेड अ मैन दिया हुआ है। जब लाइन हमारी ऐसे सीधे चलते चलते उसको दोबारा उल्टे वे में रिपीट करते हैं तो वो हमारा कायस्मस होता है। जैसे यहाँ पे ये जो लाइन है स्लेव पे ख़त्म हुई है, तो यहाँ पे इन्होंने स्लेव से शुरू कर दिया इस लाइन को, अ स्लेव वाज मेड अ मैन, और इसको उल्टा ले जाके जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वो बाद में रख दिया है, तो ये कायस्मस है। इसको अच्छे से पढ़ के देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। सो 119 इसमें हमें एरर फाइंड करना है। सो द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इश्यू ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग in the college were high in his list of priorities, no error। तो इसमें हमें जो करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा इसमें एरर पार्ट है, दैट इज सी। दैट इज सी। आई थिंक इसमें वर्ड नहीं आएगा, इसके प्लेस पे वाज आएगा। क्यों? द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इश्यू ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ये हमारा इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, वाज आएगा यहाँ पे। तो इसका जो एरर पार्ट है वो क्या है, सी है। देन 120 दिलीप हैज स्पेंड 6 years in Calcutta, but still he does not know many parts of the city and no error। इसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ देखिए हैज के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ स्पेंड होना चाहिए था, तो हमारा ए पार्ट में एरर है। देन फाइंड द एरर पार्ट 121 अ नोटी स्टूडेंट इज ऑफन टेकन टू टास्क फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन all types of mischiefs, so no error। so 121 का करेक्ट आंसर फाइंड करना है, तो यहाँ देखिए a naughty student is often taken to task, इस वाले जो पार्ट में हमारा एरर है, इसका एरर पार्ट कौन सा है, ए है। देन 122 at my arrival in Kolkata I went straight to the nearest hospital and no error। तो इसका जो एरर पार्ट है प्रैक्टिस सेट में ये है ए, एट माई अराइवल इन कोलकाता। देन 123 आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड। सो 123 द एरर पार्ट इज सी, एज बेस्ट एज आई कुड, क्योंकि एज और एज के साथ में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ये बेस्ट है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव दिया हुआ है, हमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाना है इसमें, तो इसका क्या होना था, एज गुड एज, ये होना था, इन्होंने बेस्ट लगाया हुआ है, ये एरर है। 124 आई एम प्लीज टू सैंक्शन 1 स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज विद दिस मंथ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, विद दिस मंथ। सो विद के प्लेस पे क्या आएगा, इन आएगा, इन दिस मंथ। 125 द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल in this area during the last few years। so 125 the correct answer will be A, the mission provides। so इसमें क्या एरर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो प्रैक्टिस सेट फिनिश। आपको ये आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, जो मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और मेरा जो ये एफ़र्ट है ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और किस तरह से इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए बाय।